Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello and welcome to our 14th lecture on optimization. The course code is MTH374 and it's for Masters of Mathematics students from ComSat's Institute of Information Technology Virtual Campus. Right, so it's our lecture 14 and as usual a brief recap of what we have done in the last lecture. Okay, so in the last lecture we talked about Lagrange multiplier with inequality constraints and we also did a couple of examples. Okay, अभी तक हमने Lagrange multiplier का पोर्शन क्लोज कर दिया. इससे पहले हमने वन वेरिएबल के मैक्सिमा मिनिमा की बात की थी और फिर उसके बाद हमने टू वेरिएबल के मैक्सिमा मिनिमा की बात की थी. दोनों केसेस में अनकॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन थी और फिर हमने कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन की बात की. फिर हमने कहा कि टू वेरिएबल का फंक्शन हो, उसके ऊपर एक इक्वालिटी कांस्टेंट हो तो फिर क्या होगा. अगर थ्री वेरिएबल के फंक्शन के ऊपर इक्वालिटी कांस्टेंट हो फिर क्या होगा. इसी तरह फंक्शन हो, वेरिएबल्स हमने स्पेसिफाई नहीं किया, थ्री वेरिएबल्स लेट्स से टू इक्वालिटी कांस्टेंट्स हो फिर क्या होगा. और इसी तरह फिर इन द एंड हमने बात की थी Lagrange मल्टीप्लायर जिसके ऊपर इनइक्वालिटी कांस्टेंट्स हो. मिक्स कांस्टेंट्स हो सकती हैं, इक्वालिटी भी हो सकती है, इनइक्वालिटी भी हो सकती है, लेकिन बेसिकली एक कम से कम एक इनइक्वालिटी कांस्टेंट उसके ऊपर लाई करती हो. ठीक है, तो अब अगर इस तरह का सिनारियो हमारे पास कि हमारे पास लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू की कांस्टेंट आपके फंक्शन के ऊपर, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के ऊपर हो, फिर उसको हम कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे. तो इसका बहुत सिंपल वर्ड्स में ऑप्टिमाइजेशन, इस कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन यूजिंग Lagrange मल्टीप्लायर जब आपके पास इनइक्वालिटी कांस्टेंट हो तो इसके दो तीन मेजर फैक्टर्स हैं. पहला फैक्टर ये है कि अगर तो Lagrange मल्टीप्लायर का जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसके ऊपर सिर्फ इनइक्वालिटी कांस्टेंट्स हों और कोई इक्वालिटी की कांस्टेंट ना हो तो फिर हम क्या करेंगे. फिर हम उस फंक्शन की अनकॉन्स्टेंट ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, उन इनइक्वालिटी कांस्टेंट्स को इग्नोर कर देंगे और आप उस फंक्शन की अनकॉन्स्टेंट ऑप्टिमाइज, जैसे आप यूजुअल फंक्शन को मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करते हैं वैसे उसका मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करेंगे. वो करने के बाद आपके पास जो भी पॉइंट्स आते हैं, जो रिजल्ट आता है, अगर तो वो आपकी इनइक्वालिटी कांस्टेंट्स को सेटिस्फाई करता है तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. अगर ऐसा नहीं है, अगर वो आपके इनइक्वालिटी कांस्टेंट्स जो भी एक या दो हैं उनको सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो फिर हमें इसके ऊपर फर्दर वर्किंग करनी पड़ती है. अब फर्दर वर्किंग में ये है कि अगर तो वो एक इनइक्वालिटी कांस्टेंट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो आप उस इनइक्वालिटी कांस्टेंट को, इससे पहले छोटा सा एक और पॉइंट इसमें ये है कि अगर फंक्शन का अनकॉन्स्टेंट ऑप्टिमाइजेशन आप करते हैं और वो पॉइंट्स जो हैं वो आपकी इनइक्वालिटी कांस्टेंट्स को सेटिस्फाई नहीं करते हैं तो इसका फिर मतलब ये होगा कि अब वो जो रीजन है जो उन इनइक्वालिटी कांस्टेंट से बनेगा, जो कांस्टेंट रीजन है आपका, उसके इंटीरियर पॉइंट, किसी भी इंटीरियर पॉइंट के ऊपर फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा नहीं हो सकता. ठीक है, तो अब अगर फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट करेगा तो वो जो आपका रीजन है, जो कांस्टेंट से आप बनाते हैं रीजन, उस रीजन की बाउंड्री के ऊपर मैक्सिमा मिनिमा होगा, इंटीरियर पॉइंट्स के ऊपर नहीं हो सकता. ठीक है, अब क्या करते हैं आप, अब आप ये करते हैं कि आप फिर बाउंड्री कंसिडर करना स्टार्ट करते हैं ना. तो फॉर एग्जांपल अगर मैं क्विकली थोड़ा सा आपको बता दूं, ये अगर एक्स वाई एक्सिस हों आपके पास और कुछ इस तरह से आपके लेट्स से एक्सट्रीमा पॉइंट्स हों, एक ये लाइन है आपके पास और मे बी एक ये लाइन है आपके पास. ठीक है, तो इन दोनों ने कौन सा रीजन इनक्लोज किया हुआ है, ये वाला रीजन इनक्लोज किया हुआ. ठीक है, तो ये आपका कांस्टेंट रीजन है. अब अगर आपके अनकॉन्स्टेंट फंक्शन की आप ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, उसके ऊपर कोई इक्वालिटी कांस्टेंट नहीं होनी चाहिए, तो आप उसकी ऑप्टिमाइजेशन करते हैं और आपको ये पता चलता है कि जो रिजल्ट आता है, मैक्सिमम मिनिमम का जो पॉइंट आता है, वो आपकी कांस्टेंट को सेटिस्फाई नहीं करता. अब क्या होगा, अब इसका ये स्ट्रेट अवे मतलब होगा कि ये जो इंटीरियर के जितने भी पॉइंट्स हैं ना, इसके ऊपर फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट नहीं कर सकता. ठीक है, अब इंटीरियर पॉइंट्स के ऊपर नहीं होगा तो मैक्सिमा मिनिमा कहाँ होता है, फिर बाउंड्री के ऊपर होता है ना. तो अब ये बाउंड्री की लाइंस हैं, लेट्स से ये वाली लाइन बाउंड्री की है, ये वाली लाइन एक और बाउंड्री लाइन है, ये बाउंड्री की लाइन है. ठीक है, और ये कुछ बाउंड्री के पॉइंट्स है ना, ये तीन पॉइंट्स हैं लेट्स से. ठीक, अब
आपने क्या करना है, बाउंड्री के ऊपर फिर चेक करें मैक्सिमा मिनिमा कहाँ एग्जिस्ट करता है। फिर हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि अब वो जिस इनइक्वालिटी कांस्टेंट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा उसको ले लें आप और उसको एक्टिव कर दें। मतलब बाउंड्री चाहिए ना आपको, इंटीरियर पॉइंट्स तो नहीं चाहिए। तो आप बाउंड्री इक्वल से मिलती है ना, और लेस देन से बाकी आपको इंटीरियर पॉइंट सारे मिल जाएंगे। तो आप क्या करें, उस इनइक्वालिटी कांस्टेंट को इक्वालिटी कांस्टेंट में बदल दें। ठीक है, आप इक्वालिटी कांस्टेंट में चेंज करेंगे, फिर क्या होगा, फिर सिंपल है कि वो आपकी जो लाइन है वो इक्वालिटी कांस्टेंट आएगी। आपका फंक्शन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, एक इक्वालिटी कांस्टेंट, दूसरी अगर इनइक्वालिटी कांस्टेंट है उसको इग्नोर करेंगे। तो आप उस वन ऑब्जेक्टिव फंक्शन और एक इक्वालिटी कांस्टेंट के साथ आप मैक्सिमम मिनिमम फाइंड कर लेंगे। ये आपको पता है कैसे करते हैं। अगर तो अब आपने जो रिजल्ट्स फाइंड करेंगे इन द एंड, जो पॉइंट्स आएंगे मैक्सिमम मिनिमम, उन पॉइंट्स को आप दूसरी इनइक्वालिटी कांस्टेंट में पुट करें। अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अगर नहीं होती है फिर क्या करेंगे, फिर आपने जो सेकंड इक्वालिटी कांस्टेंट इनइक्वालिटी कांस्टेंट है जिसको अभी आपने एक्टिव नहीं किया उसको एक्टिव कर देंगे और ये फर्स्ट वाली को इग्नोर कर देंगे। ठीक है, उसको सेकंड इनइक्वालिटी कांस्टेंट को इक्वालिटी कांस्टेंट लेके देखेंगे। अगर आपको वहां पे जो मैक्सिमम मिनिमम मिल रहा है वो सब कांस्टेंट्स को सेटिस्फाई करता है तो ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अगर ऐसा भी नहीं है तो फिर दोनों इनइक्वालिटी कांस्टेंट्स को एक्टिव करना पड़ सकता है। तो दोनों इनइक्वालिटी कांस्टेंट को एक्टिव करेंगे तो आपके पास उन दोनों का इंटरसेक्शन बेसिकली आ जाएगा। वो बाउंड्री पॉइंट जो उन दोनों का इंटरसेक्शन है उससे एक मैक्सिमम मिनिमम मिल जाएगा। तो ये पॉइंट बेसिकली आपको मिल जाएगा जो इन दोनों के इंटरसेक्शन पे। ठीक है, फिर आपने इसके अलावा भी बाउंड्री पॉइंट्स है ना, ये वाला बाउंड्री पॉइंट है एक और ये वाला बाउंड्री पॉइंट है। तो सब बाउंड्री पॉइंट्स को ले लें आप और फंक्शन की वैल्यू उन पॉइंट्स के ऊपर फाइंड करें। अगर तो आप उनमें से जो भी वैल्यू मैक्सिमम है वो मैक्सिमा है और जो भी उनमें से वैल्यू मिनिमम है वो आपके फंक्शन का मिनिमा हो जाएगा। तो ये आपकी इनइक्वालिटी कांस्टेंट्स हैं। अब इसी तरह अगर आपके पास एक इक्वालिटी कांस्टेंट हो और एक इनइक्वालिटी कांस्टेंट हो फिर क्या करेंगे, फिर यह है कि फंक्शन को लेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को और इक्वालिटी कांस्टेंट को लेंगे। इन दोनों को लेके आप फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करेंगे। ठीक है, इन दोनों के साथ फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा आप फाइंड करेंगे। जो भी रिजल्ट्स आएंगे अगर तो वो इनइक्वालिटी कांस्टेंट्स को सेटिस्फाई करते हैं तो फिर आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं करते हैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर नहीं करते हैं तो फिर आपको जो इनइक्वालिटी कांस्टेंट है उसको भी एक्टिव करना पड़ेगा। अब भी फंक्शन का इंटीरियर पॉइंट्स के ऊपर मैक्सिमा मिनिमा नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो फिर आप उसको एक्टिव करेंगे। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपने जो इनइक्वालिटी कांस्टेंट ली हुई है वो इक्वालिटी कांस्टेंट में चेंज हो जाएगी। फिर आपके पास बाउंड्री आ जाएगी। तो अब एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा, दो इक्वालिटी कांस्टेंट होंगी, इसको सॉल्व कर लें तो आपके पास बाकी भी सारे बाउंड्री पॉइंट्स को कंसिडर करके फंक्शन की वैल्यू उन पॉइंट्स के ऊपर फाइंड करेंगे और आपके पास मैक्सिमा और मिनिमा आ जाएगा। इसकी एग्जांपल्स हमने देखी हुई हैं, आप एग्जांपल ज़रूर दोबारा से देखिएगा। इंशाल्लाह नोट्स में भी कोई एक आध एग्जांपल इसकी ज़रूर होगी तो उसको भी आप कीजिएगा। इंशाल्लाह ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो लेग्रांज मल्टीप्लायर विद इनइक्वालिटी कांस्टेंट्स। लेकिन मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं हम इसको। जितनी आप फंक्शन के वेरिएबल्स इंक्रीज करेंगे और साथ ही अपनी इनइक्वालिटी कांस्टेंट्स को इंक्रीज करेंगे, इवन मॉडेस्ट इंक्रीज भी आपके पास फंक्शन जो है ऑलमोस्ट अनमैनेजेबल हो जाता है एटलीस्ट बाय हैंड। तो इसलिए हमें लेग्रांज मल्टीप्लायर विद इनइक्वालिटी कांस्टेंट्स बहुत कम यूज़ करते हैं हम। ओके, अब इसमें मजीद पॉइंट ये है कि अब इनइक्वालिटी कांस्टेंट का एक ही तो मेथड पता है हमें। एक्चुअली इक्वालिटी कांस्टेंट का भी अभी तक एक ही मेथड पता है। तो बस फिर इतना मुश्किल है, आसान है, तो हमें जो भी है अभी तक यही अवेलेबल है। तो इसी को यूज़ करते हुए हमने अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने हैं। लेटर ऑन जब हम थोड़ा सा आगे जाएंगे अपने कोर्स में तो हम बहुत सारे और मेथड्स डेवलप कर लेंगे। फिर हम शायद लेग्रांज मल्टीप्लायर विद इनइक्वालिटी कांस्टेंट और जो भी इसके डिफिकल्ट पार्ट्स हैं वो शायद हम यूज़ ना करें। ठीक है, ओके। अब आज के लेक्चर में क्या है, आज के लेक्चर में हमने वन डायमेंशनल अनकॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन की बात करनी है, सर्च मेथड्स की बात करनी है और उनमें से एक स्पेशल है जो आज हम डिस्कस करेंगे, उसको हम कहते हैं डाइकोटोमस सर्च। ठीक है, अब इसको मैं देखते हैं ये क्या है। वन डायमेंशनल अनकॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन क्या है ये आपको पहले से पता है। फाइंड मैक्सिमा स्लैश मिनिमा फॉर अ वन वेरिएबल फंक्शन। अच्छा,
अब मैक्सिमा मिनिमा आपने फाइंड करना है वन वेरिएबल का फंक्शन का, और उसके ऊपर कोई कॉन्स्टेंट भी नहीं है, तो आपको तो ये पहले ही करना आता है, तो हम ये दोबारा क्यों इसको डिस्कस कर रहे हैं? अच्छा क्वेश्चन है ना। तो अब इसके बारे में थोड़ा सोचने की ज़रूरत है कि हमने वन वेरिएबल के फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा पहले से ही फाइंड कर लेते हैं हम। वही आप डेरिवेटिव्स लेते हैं और क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करते हैं और फिर चेक करते हैं कौन सा मैक्सिमा पॉइंट है, कौन सा मिनिमा पॉइंट्स है, और फिर उसके बाद आप फंक्शन की बेसिकली वो बता देते हैं ये मैक्सिमा है ये मिनिमा, और फाइंड कर लेते हैं। ओके, तो हम ये फिर दोबारा से क्यों कर रहे हैं, और हम कुछ नए मेथड्स डेवलप करना चाह रहे हैं, लेकिन क्यों हम मेथड्स डेवलप करना चाह रहे हैं? वो उस मेथड में क्या प्रॉब्लम है? मैक्सिमा मिनिमा का जो हमने मेथड किया हुआ है उसमें क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमें नए मेथड्स डेवलप करने पड़ रहे हैं? उसकी मेन रीज़न ये है कि हम नए मेथड्स इसलिए डेवलप कर रहे हैं कि हमारा जो वन डायमेंशनल ऑप्टिमाइजेशन के अभी तक मेथड है मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करना, उसके ऊपर बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस क्या है? सबसे पहली बात आप ये कह देते हैं कि आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। सबसे पहला फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। अब आपने कैलकुलस पढ़ा हुआ है, काफ़ी डिटेल में पढ़ा हुआ है। बहुत ज़्यादा फंक्शन ऐसे नहीं होते जो कंटिन्यूअस होते हैं। अब ऐसे बहुत सारे फंक्शन हैं, आई नो कि जो कंटिन्यूअस हैं, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे फंक्शन हैं जो कंटिन्यूअस नहीं है। तो अब कंटिन्यूअस फंक्शंस की तो आपने बात कर ली, और फिर जो नॉन कंटिन्यूअस फंक्शंस है उनका मैक्सिमा मिनिमा मैं कैसे फाइंड करूंगा? आपका जो मेथड है जो हमने अभी तक किया है वो तो मुझे अलाउ ही नहीं करता। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए तो उसकी पहली स्टेटमेंट ही फेल हो जाती है ना, फिर उसके बाद मैं उससे आगे नहीं जा सकता। ओके, चलें, लेट्स सपोज फंक्शन कंटिन्यूअस हो भी जाता है, फंक्शन कंटिन्यूअस हो भी जाता है, तो ये जरूरी है कि उसका डेरिवेटिव फिर एग्जिस्ट करेगा? हर कंटिन्यूअस फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है? तो ये आपको पता है कैलकुलस से कि ऐसा नहीं होता। तो आप मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करने जाते हैं, फिर आप कहते हैं जी एफ प्राइम शुड एग्जिस्ट। ओके, अब आपने डेरिवेटिव भी आपको चाहिए। अब डेरिवेटिव अगर ना मिले तो फिर हम कैसे करेंगे? तो हर फंक्शन का, हर कंटिन्यूअस फंक्शन का इवन डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है, तो फंक्शन का कंटिन्यूअस भी होना चाहिए, उसका डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करना चाहिए। अब हमारे पास फंक्शन की डोमेन्स, जो फंक्शन की क्लास जिसको हम कंसिडर कर सकते हैं ऑप्टिमाइजेशन के लिए, वो और लिमिटेड हो गई। ठीक है ना। अब उसके बाद क्या करते हैं आप? उसके बाद आप डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं। फॉर एग्जांपल सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आप लगाते हैं। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में आप कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव कंटिन्यूअस होना चाहिए और फिर सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। अब आप सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, एक और कंडीशन है कि फंक्शन कंटिन्यूअस हो, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करता हो, फिर भी ये जरूरी नहीं है कि उसका सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे। ठीक है, तो ये बहुत सारी लिमिटेशंस है हमारे फंक्शंस के ऊपर जो हमें बॉदर करती हैं कि अब बहुत छोटी क्लास ऑफ फंक्शंस रह जाती है जिसको हम उस मैक्सिमा मिनिमा के थ्रू कर सकते हैं। अब अगर आपसे इन जनरल पूछा जाए कि फंक्शंस कौन से कंटिन्यूअस, आप कहेंगे पॉलिनोमियल फंक्शंस कंटिन्यूअस है, ठीक ऐसे ही कहेंगे ना। फिर आप कहेंगे साइन कॉस फंक्शंस कंटिन्यूअस हैं, हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं, बगैर चेक किए आप बता सकते हैं ना कि ये फंक्शंस कंटिन्यूअस हैं। फिर अगर पॉलिनोमियल का पॉलिनोमियल से क्वोशंट करेंगे और अगर डिनोमिनेटर नॉन जीरो होगा तो वो फंक्शन भी कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो आप इस तरह फंक्शन की एग्जांपल्स देते हैं जो फंक्शन कंटिन्यूअस है ना। रैशनल फंक्शंस हैं, ये पॉलिनोमियल्स की मैंने बात की, फिर साइन कॉस की बात की। इसके अलावा और भी फंक्शंस हैं जो कंटिन्यूअस हैं, लेकिन आप जब एग्जांपल्स देना शुरू करते हैं और जनरल क्लास एग्जांपल्स देनी हो तो कुछ ही देर बाद आपकी जनरल क्लासेस जो है ना इसके अलावा अब सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो लेकिन नॉन कंटिन्यूअस फंक्शंस बहुत सारी एग्जांपल्स हैं ऐसे। आप जो भी फंक्शन लिखते हैं यूजुअली अगर तो वो पॉलिनोमियल नहीं है तो, और इस तरह साइन कॉस की फॉर्म में नहीं है या रैशनल फंक्शन नहीं है, तो उसके नॉन कंटिन्यूअस होने की काफ़ी क्लोज पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये कोई ना कोई पॉइंट ऐसा आप फाइंड कर लेंगे शायद जिसके ऊपर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, तो अब ये जो बहुत बड़ी क्लास है नॉन कंटिन्यूअस फंक्शंस की, और फिर ऐसे फंक्शंस की जो जिनका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है, और फिर ऐसे फंक्शन जिनका सेकंड डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट नहीं करता, पहला डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। तो अब ऐसे फंक्शंस की ऑप्टिमाइजेशन हमने कैसे करनी है? और सबसे मजे की बात यह है कि जो रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स हैं उनमें कंटिन्यूअस फंक्शंस आना बहुत मुश्किल है। ऐसे फंक्शंस जो ऐसे पूरी डोमेन के ऊपर कंटिन्यूअस हों, ऐसे फंक्शंस तो काफी मुश्किल होते हैं क्योंकि रियल लाइफ में अनसर्टेनिटीज होती है ना। तो कंटिन्यूअस फंक्शन तो बस ऐसे सर्टेन बिहेवियर है,
कि एक पॉइंट से चलेंगे दूसरे पॉइंट पे आप पहुंचेंगे, दरमियान में कोई अनसर्टेनिटी नहीं आएगी, सब कुछ लाइफ बिल्कुल स्मूथ चल रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, ना अप डाउन आते हैं, बिल्कुल स्मूथ लाइफ है, तो फिर आपके पास एक फंक्शन आएगा जो कंटिन्यूस होगा पूरी डोमेन के ऊपर। ऐसे ही है ना। अब एक फैक्ट्री है जो रन कर रही है सुबह से शाम तक, उसमें कोई इशू नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो उसका मे बी फंक्शन कंटिन्यूस हो। ठीक है, तो अब ऐसे कंटिन्यूस फंक्शंस रियल लाइफ में फाइंड करना बहुत मुश्किल है। अब मैं आपको एक एग्जांपल इसकी देता हूँ कि रियल लाइफ में एक फंक्शन कैसा हो सकता है ना। लेट्स से मैं एक ऐसे फंक्शन प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं रखता हूँ कि टाइम रखता हूँ, और यहाँ पे इस एक्सेस पे मैं रखता हूँ प्रोडक्शन। ठीक है, ऐसे बहुत रफ सी एग्जांपल है, मैं कोई बहुत पर्टिकुलर चीज़ नहीं कर रहा, बहुत रफ एग्जांपल कर रहा हूँ, ताकि ऐसे मैं आपको कॉन्सेप्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्यों रियल लाइफ में फंक्शन जो हैं वो कंटिन्यूस नहीं होते हैं। ठीक है, और फंक्शन कंटिन्यूस होने का क्या मतलब है ये भी आपको होपफुली इससे क्लियर हो जाएगा। अच्छा चलें, टाइम 0 है सुबह मॉर्निंग में, एक दिन का हम सिर्फ कंसिडर कर लेते हैं, और ये टाइम 1 है, 1 आवर की बात हम कर लेते हैं। लेट्स से 3 4 5 6 7 8, चलें 8 आवर्स शिफ्ट है एक एम्प्लॉय वर्कर्स की, उसके अंदर हम बात कर लेते हैं प्रोडक्शन की। अब प्रोडक्शन आप सुबह मॉर्निंग में 0 प्रोडक्शन होगी ना, उस दिन की सिर्फ प्रोडक्शन की बात करें 0 प्रोडक्शन होगी, कुछ भी नहीं है। अब आप फैक्ट्री रन करना स्टार्ट करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता फैक्ट्री रन होती है, मशीन्स ऑन करते हैं, सब उसमें सारे उसके सिस्टम्स ऑन करते हैं, सब कुछ ऑन होता है, तो अब आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्शन स्टार्ट होती है, और जब टाइम 1 आता है ना तो आपकी कुछ प्रोडक्शन हो जाती है ना। लेट्स से आपने 4-5 आइटम्स प्रोड्यूस कर ली। अब क्या होता है, अब ये होता है कि अब ये प्रोडक्शन जो है 0 से 5 पे लेट्स से चली गई, और टाइम 1 आवर आपका गुजर गई। अब आप क्या करते हैं, 9 बजे आपने स्टार्ट किया, 10 बजे आपकी इलेक्ट्रिसिटी चली गई। अब इस दौरान में आपकी प्रोडक्शन क्या हो रही है, कुछ भी नहीं हो रही ना। टाइम ये 1 टाइम t इज इक्वल टू 1 से टाइम t इक्वल टू 2 के दरमियान क्या प्रोडक्शन हो रही है, कुछ भी प्रोडक्शन नहीं हो रही ना। तो अब आपने टाइम t इज इक्वल टू 2 के ऊपर दोबारा प्रोडक्शन स्टार्ट होगी। अच्छा, दोबारा प्रोडक्शन स्टार्ट हुई, फिर आप क्या करेंगे, फिर आपकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो रही है, कंटिन्यू चल रही है, फिर लेट्स से 2 आवर्स के लिए चल जाती है प्रोडक्शन आपकी। ठीक है, जब टाइम t इक्वल टू 1, टाइम t इक्वल टू 2, 3, 4, लेट्स से 4, 9 से आप 1 बजे तक रन कर लेते हैं फैक्ट्री। ठीक है, 9 से 1 बजे तक आपने रन की, उसके बाद लंच टाइम हो जाता है वर्कर्स का लंच टाइम हो गया। अब यहाँ पे आपने प्रोडक्शन फिर स्टॉप हो गई। अब इसके बाद ज़ाहिर है सब वर्कर्स अगर चले जाएंगे तो फिर मशीन्स खुद तो नहीं रन होंगी, तो फिर ज़ाहिर है वो सिस्टम आपके शट डाउन हो जाएंगे, वर्कर्स जो हैं लंच के लिए चले गए। लंच टाइम है 1 घंटे का लंच है, टाइम t इक्वल टू 4 से टाइम t इक्वल टू 5 के दरमियान, यहाँ पे दोबारा प्रोडक्शन स्टार्ट होती है। अब प्रोडक्शन स्टार्ट होती है, आप प्रोडक्शन करते हैं, तो ये आपका ग्राफ जा रहा है, प्रोड्यूस हो रही हैं चीज़ें, लेकिन टाइम 1 घंटे के बाद आपको पता चलता है कि ये जो इस लास्ट आवर में प्रोडक्शन हुई है ना, इसमें मशीन में कोई थोड़ा सा फॉल्ट आ गया था, और उस फॉल्ट की वजह से सब की सब जो जितनी भी आइटम्स प्रोड्यूस हुई हैं उनके अंदर कोई सब फॉल्टी आइटम्स। ठीक है, सब के सब में कोई ना कोई फॉल्ट आ रहा है। अब जो लोग प्रोडक्शन लाइन पे काम करते हैं उनको पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आप एक कपड़ा बना रहे हैं और किसी पॉइंट के ऊपर लेट्स से उसमें ड्रॉपलेट है जो कलर उसमें ड्रॉप करता है, उसमें ज़रा सा फॉल्ट है, तो आपका जो पूरा प्रिंट है कपड़े का वो ख़राब हो जाएगा। अब 1 घंटा आपने नोटिस ही नहीं किया, मशीन रन हो रही है, वर्कर्स आपस में बातें कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने नोटिस नहीं किया कि आपकी जो प्रोडक्शन है वो फॉल्टी हो रही है। तो अब क्या होता है, ये इस दौरान में आपको लग रहा है कि आपने प्रोडक्शन की है, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ कि ये इस पूरे ड्यूरेशन के दरमियान में कुछ प्रोडक्शन नहीं हुई, 0। इस पूरे 5 to 6 के दरमियान में कुछ भी आपने काम नहीं किया, तो यहाँ पे कुछ एक प्रोडक्शन वही इनिशियल थी, और यहाँ पे आप ये वाली सारी कैंसिल हो गई। ठीक है, ये ग्राफ नहीं है। फिर आपने 6
पूरे आवर के बाद दोबारा से आप मशीन को फिक्स करेंगे। अब 1 घंटा मशीन फिक्स करने में लग गया, यहाँ से यहाँ तक भी कोई प्रोडक्शन नहीं हुई, ठीक है। और फिर उसके बाद वर्कर्स के जाने का टाइम हो गया। तो इन द एंड आपके पास ये एक पोर्शन है ग्राफ का जो कंटिन्यूस चल रहा है, ये एक पोर्शन है जो कंटिन्यूस चल रहा है, और इसके अलावा आपके पास और कोई कंटिन्यूस पोर्शन ही नहीं ग्राफ का। आपने फैक्ट्री को रन किया 0 से 8 आवर्स के दरमियान में, और कंटिन्यूस पाथ 2-3 आवर्स का सिर्फ प्रोडक्शन टाइम जो है। अब ये फंक्शन है, इसको आपने इस फंक्शन को लेते हुए आपने फंक्शन की जो मैक्सिमाइज करना है और मिनिमाइज करना है, तो ये तो कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबिलिटी इसकी तो मतलब इतनी केयरफुली हम अगर बहुत केयरफुली देखेंगे, पर्टिकुलर रीजन्स कंसिडर करेंगे तो उनके ऊपर इसकी कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर सकते हैं। लेकिन एज अ होल ये फंक्शन कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल इसके अंदर हम बात नहीं कर सकते ना। तो ये मैंने एक बहुत ही रफ आपको एग्जांपल दी थी। इसके अलावा ये सिर्फ यही फैक्टर्स नहीं है, एक फैक्टर एक और हो सकता है कि आपका रॉ मटेरियल खत्म हो गया है, मार्केट में शॉर्ट है, आपको मिल नहीं रहा है, आपकी लेट्स से आपने ऑर्डर किया हुआ है लेकिन वो आपके पास पहुंचा नहीं है, लेट्स से गैस की लोड शेडिंग हो जाती है, लेट्स से आपके पास फ्यूल चाहिए था आपको और आपने फ्यूल ऑर्डर किया हुआ है लेकिन आपके पास नहीं पहुंच पाया फ्यूल। इसके अलावा और बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके कुछ वर्कर्स आज नहीं आए या कुछ वर्कर्स को जाना है, ह्यूमन फैक्टर्स है ना। तो आपने लेट्स से कुछ वर्कर्स सिर्फ 2 घंटे के लिए काम कर सकते हैं, बाकी टाइम के लिए उनको कहीं जाना है, कोई इनकी फैमिली कमिटमेंट्स हैं, ये सब ह्यूमन फैक्टर्स हैं ना। इतनी अनसर्टेनिटीज होती हैं रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स के अंदर कि उनका कंटिन्यूस होना और फिर उनका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशंस हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशंस हैं जो रियल लाइफ के हमारे फंक्शंस होते हैं उनके लिए। तो अब हमें फिर ऐसे फंक्शंस को भी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए जिस तरह का भी हमारा फंक्शन हो कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे एग्जिस्ट करेगी, उसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ पे एग्जिस्ट करेगी। तो हम यहाँ पे सिर्फ अनकॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन की बात करेंगे तो ये सारी मेरी डिस्कशन वहां भी होल्ड करती है कि अब जब कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन करनी है तब भी हमारे पास जो हमने अभी तक कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन का मेथड पढ़ा है उसके अंदर भी बहुत सारी कंडीशंस हैं। उसके बारे में आप सोचिएगा, अभी मैं उसके ऊपर डिबेट नहीं करता इतनी, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट है कि अब उनके साथ हमने कैसे प्ले करना है, ठीक है। तो होपफुली मेरी इस डिस्कशन से आपको क्लियर हो गया होगा कि हम नए मेथड्स क्यों डेवलप कर रहे हैं। अब मैक्सिमम मिनिमम का जो हमें ऑलरेडी मेथड पता है वो बहुत लिमिटेड है, बहुत ज्यादा लिमिटेशंस हैं उसके ऊपर, ज्यादातर रियल लाइफ फंक्शंस के ऊपर उसको हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने फिर नए मेथड्स डेवलप किए। अब हम जो नया मेथड डेवलप करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि जो हम नेक्स्ट मेथड में डेवलप करूंगा उससे सारे प्रॉब्लम्स मेरे रिजॉल्व हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। हर प्रॉब्लम की अपने प्रोज होते हैं, अपने कॉन्स होते हैं, अपने लिमिटेशंस होती हैं, अपने एडवांटेजेस होते हैं, ठीक है। तो हर जो भी आप प्रॉब्लम कंसिडर करेंगे अपना उसका एडवांटेज होगा और इसी तरह अपने उसके ड्रॉबैक्स भी होंगे। तो अब जो भी हम नेक्स्ट टेक्निक्स देख रहे हैं उनमें से हर एक का कुछ ना कुछ एडवांटेज होगा, कुछ ना कुछ ड्रॉबैक होगा। तो इनको हमने केयरफुली देखना है। हमने बेसिकली वो मेथड इन द एंड लेना है जो हमारी नीड्स को प्रॉपरली सूट करता हो, ठीक है, नीड्स को सूट करता हो। कभी हमारी नीड ये होगी कि हमें ऐसा मेथड चाहिए जो जल्दी हमारा जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है वो अचीव कर ले। कभी हमें ऐसा मेथड चाहिए था जो ज़्यादा एक्यूरेटली हमारा ऑब्जेक्टिव को अचीव करे। कभी हमें दोनों चाहिए होंगे, कभी इसके अलावा भी कोई और हमारे पास रिक्वायरमेंट हो सकती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमने कंसिडर करनी है बेसिकली। अब इसमें हमारे पास मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे फंक्शंस होते हैं रियल लाइफ में। तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए कि इस तरह की चीज़ें हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं रियल वर्ल्ड में, प्रॉब्लम्स में, इसलिए हम नए मेथड्स के ऊपर जा रहे हैं। तो जो भी आप कॉन्सेप्ट, जो भी चीज़ देखें उसकी मोटिवेशन होनी चाहिए आपके माइंड में कि ये चीज़ हम इसलिए कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मोटिवेशन माइंड में होगी तो फिर चीज़ें समझ भी आएंगी और इंटरेस्टिंग भी लगेंगी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा मैं आगे चलता हूँ। अनकॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम करने हैं मैंने। कौन से एल्गोरिदम करने हैं? सबसे पहले सिंगल वेरिएबल मेथड्स होंगे और फिर मल्टीपल वेरिएबल मेथड्स होंगे।
अब सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या थी? फंक्शन के कंटिन्यूस होने की, और फिर उसके बाद फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। अब मेरे पास यहाँ पे भी तीनों तरह के मेथड्स हो सकते हैं जो मैं मेथड्स अब नए डेवलप कर रहा हूँ। उसमें जीरोथ ऑर्डर हम उनको कहते हैं जिसमें आप सिर्फ फंक्शन एफ को ही यूज करते हुए उसका मैक्सिमम मिनिमा फाइंड करते हैं। कोई डेरिवेटिव नहीं होगा, कोई सेकंड डेरिवेटिव नहीं होगा, कोई क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं होंगे, सिर्फ फंक्शन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है उसी को यूज करना है और आपने फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करना है। और इसी तरह आपके पास फर्स्ट ऑर्डर के मेथड्स होते हैं, उसमें आपके पास फंक्शन यूज करते हैं और उसका फर्स्ट डेरिवेटिव यूज करते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर में आप दोनों को यूज करते हैं, फंक्शन एफ को और उसके डेरिवेटिव को। ओके, सो फर्स्ट ऑर्डर में फिर फंक्शन एफ को भी यूज करते हैं, उसके फर्स्ट डेरिवेटिव को भी यूज करते हैं, जैसे मैंने अभी कहा। तो अब ये फर्स्ट डेरिवेटिव और उसका एग्जिस्ट करना चाहिए ना फिर, और अगर फंक्शन कंटिन्यूस होगा तो फिर उसके फर्स्ट डेरिवेटिव की आप बात करते हैं, ठीक है। तो अब इसका मतलब है ये जो फर्स्ट ऑर्डर के मेथड्स हैं इनके ऊपर फिर वही कंडीशन, फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, ये उसके ऊपर आ जाएंगे। लेकिन हम फिर दोबारा इन मेथड्स की क्यों बात कर रहे हैं? ये वाले मेथड ज्यादा एक्यूरेट होंगे, ज्यादा प्रिसाइज होंगे, ठीक है। तब तो जो फंक्शन एफ के मेथड्स हैं वो भी हम यूज करेंगे। उसमें फंक्शन की जो मैक्सिमम मिनिमा की एक्यूरेसी है वो हम अचीव कर लेंगे, डिजायर्ड एक्यूरेसी, लेकिन उसमें हमारे पास आइटरेशन ज्यादा करनी पड़ेंगी और फिर हमारे पास ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन एफ और एफ प्राइम जब दोनों कंसिडर करते हैं तो फिर ज़ाहिर कंडीशन हमने ज्यादा कर दी, फंक्शन ऐसे कम हो जाएंगे जिनके ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनकी एक्यूरेसी थोड़ी बेहतर हो जाती है। और इसी तरह हमारे पास भी सेकंड ऑर्डर के भी मेथड्स होते हैं जिसमें हम एफ को भी कंसिडर करते हैं, उसके फर्स्ट डेरिवेटिव को भी कंसिडर करते हैं, उसके सेकंड डेरिवेटिव को भी कंसिडर करते हैं। तो ये तीनों हमारे पास इसमें चीजें होती हैं। हम इनमें से कुछ की बात करेंगे इस कोर्स में, हो सकता है सारों की बात ना करें, लेकिन जीरोथ ऑर्डर के तो डेफिनेटली हम 2-3 मेथड जरूर देखेंगे और बाकियों के बारे में हम उनको पिक एंड चूज करेंगे, कौन से हम डिस्कस करेंगे, कौन से नहीं करेंगे। और इसी तरह ये सिमिलर मेथड जो है मल्टीपल वेरिएबल के लिए भी होते हैं, ऐसा फंक्शन जिसमें एक से ज्यादा वेरिएबल्स हों। तो इनिशियली हम एक वेरिएबल का फंक्शन कर रहे हैं, फिर इसके में और वेरिएबल्स भी ऐड कर सकते हैं और फिर उनके लिए भी अपने स्पेशल मेथड्स होंगे जिनसे हम फंक्शन की ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। तो अब हमने सबसे पहले क्या कंसिडर करना है? सिंगल वेरिएबल है और जीरोथ ऑर्डर है, ऐसे मेथड्स हमने देखने हैं जिनका हम मैक्सिमम मिनिमम फाइंड कर रहे हैं, लेकिन यूज क्या कर रहे हैं? फंक्शन एफ की वैल्यूज को ही देखते हुए हमने उसका मैक्सिमम या मिनिमम फाइंड करना, ठीक है। ओके, अब ये वाले एल्गोरिदम्स जो हम करने जा रहे हैं ये हम क्यों कर रहे हैं? 1-2 रीजंस तो मैंने पहले काफी डिटेल में आपको बताई हैं। इसके अलावा क्या हो सकती हैं? ऑप्टिमैलिटी कंडीशंस ऑफ्टन कैन नॉट बी यूज्ड, ठीक है। क्यों? फंक्शंस नॉट एक्सप्लिसिटली नोन, और दूसरा ये है कि कंडीशंस कैन नॉट बी सॉल्व एनालिटिकली। अब हमारे पास ये जो भी तकनीक अभी तक नोन है उसमें हमें फंक्शन का पता होना चाहिए ना। फंक्शन का अगर पूरा नॉलेज होगा तो आप उसको फंक्शन को कंटिन्यूस चेक करेंगे, फंक्शन का डेरिवेटिव चेक करेंगे, ये सारी चीजें। तो अब अगर फंक्शन नोन ही नहीं है, कंप्लीट उसकी वैल्यूज नोन नहीं है और पूरा उसका लेट्स से इक्वेशन नोन नहीं है, तो फिर आपके लिए वो मेथड्स हम यूज नहीं कर सकते। इसी तरह आपके पास जो अगर कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन हो तो उसके अंदर कंडीशंस को भी हम सॉल्व नहीं कर सकते ना, उनको एनालिटिकली सॉल्व करके हम बता नहीं सकते कि इसका ऑप्टिमा एग्जिस्ट करता है, कहाँ एग्जिस्ट करता है, कहाँ नहीं करता है, कौन से मैक्सिमम पॉइंट है, कौन से मिनिमम पॉइंट्स हैं। तो ऐसे केसेस में भी हम फिर इनको हम कहते हैं लेट्स से न्यूमेरिकल मेथड्स हैं कि हम फंक्शन की न्यूमेरिकल वैल्यूज को लेके तो उनके ऊपर ही हम मैक्सिमम मिनिमा उसका डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो ये 1-2 इसमें बातें हैं, लेकिन जो मेन मोटिवेशन है वो मैंने आपको पहले क्लियर कर दी कि जो भी हम नए मेथड्स बना रहे हैं वो क्यों बना रहे हैं, तो ये आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास मजीद इसमें ये है कि ये मेरे पास एक फंक्शन है एफ, ठीक है। इस फंक्शन को आप देखें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ना, x1 और x2 इसके 2 वेरिएबल्स हैं और इसमें फिर x1 का स्क्वायर भी आ रहा है, x1 e टू द पावर माइनस x2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये इस तरह का मेथड है और इसका ये ग्रेडियंट वेक्टर है, ठीक है। अब आपने इसका स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड करने हैं, पार्शियल डेरिवेटिव 0 होना चाहिए। अच्छा,
पार्शियल डेरिवेटिव 0 होने चाहिए। अब आप ये फंक्शन है आपके पास, इसमें वैल्यूज निकालें ना x1 और x2 की, जिसके लिए फंक्शन के पार्शियल डेरिवेटिव 0 है। अब आप इसको कोशिश करते रहें, काफ़ी टाइम के बाद आपको लगेगा कि इतना आसान नहीं है, ठीक है। x1 और x2 को एक्सप्लिसिटली डिटरमिन करना इन दोनों इक्वेशन से बहुत मुश्किल है। अगर आप कर भी लेते हैं ना तो बहुत मुश्किल से करेंगे। अब हम कहाँ जाएं? ये फंक्शन है, उसके पार्शियल डेरिवेटिव्स भी हमारे सामने पड़े हुए हैं, लेकिन हम फिर भी उसको मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन नहीं कर सकते। अब ऐसा नहीं है कि ये फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करते, कर रहे हैं, लेकिन अब उनको जीरो करना है ना, उन एक्सप्लिसिटली कैसे सॉल्व करूंगा मैं इनको? तो एक्सप्लिसिटली सॉल्व करना अब इसको पॉसिबल नहीं है, तो फिर अब मुझे कहीं और देखना पड़ेगा। तो ये आप एक और मोटिवेशन है जो और भी प्रिसाइज कर दिया जिसने चीज़ों को, कि अब इस तरह की सिचुएशंस भी होती हैं जहाँ पे हम फंक्शंस को मैक्सिमम मिनिमम नहीं फाइंड कर सकते। अब फिर इस तरह के फंक्शंस को भी टैकल करने के लिए हमें नए मेथड्स चाहिए, जिसमें हमें ये एक्सप्लिसिटली कैलकुलेट ही ना करना पड़े कि पार्शियल डेरिवेटिव्स कहाँ जीरो हैं, ठीक है, या क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड ना करने पड़े, स्टेशनरी पॉइंट्स ना फाइंड करने पड़े, बल्कि इसके बगैर ही हम फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम फाइंड कर लें। तो उसके लिए हमारे पास बेसिकली आज का और अगले 1-2 लेक्चर्स हैं, और इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे जब तक अनकंस्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन चलती रहेगी। फिर उसके बाद हम ज़ाहिर है कंस्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, और उसमें भी इसी तरह के नए मेथड्स हमने डेवलप करने, ठीक। ओके, अब जीरोथ ऑर्डर मेथड्स जो हैं उनकी प्रोज और कॉन्स, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस। सबसे पहले स्ट्रेंथ, डेरिवेटिव नहीं चाहिए, ठीक है, डेरिवेटिव नहीं चाहिए। तो अगर डेरिवेटिव नहीं चाहिए तो ऐसे फंक्शन जिनका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, तो उनके लिए भी हम इन फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। फिर मेरी वही बात जो मैं बहुत शुरू में बहुत डिटेल में कर रहा हूँ कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है और नॉन डिफरेंशिएबल भी हो सकता है, उन दोनों के लिए ये वर्क करेगा। तीसरा, इजी टू प्रोग्राम है, सिंपल, अभी आप देखेंगे आइटरेशन है, उसको आप अगर किसी कंप्यूटर प्रोग्राम से भी रन करना चाहें तो बहुत जल्दी हो जाती है यूजली। और इसी तरह रोबस्ट है, क्विक है, काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड है, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं, ठीक है। वीकनेसेस बहुत ज़्यादा नहीं है। पहली वीकनेस ये है, और मे बी ओनली वीकनेस ये है, लेस एफिशिएंट देन हायर ऑर्डर मेथड्स, मैनी फंक्शन इवैल्यूएशंस। सबसे पहली बात यह है कि इतना एफिशिएंट नहीं होता। एफिशिएंट इसलिए नहीं होता, आप अभी देखेंगे कि फंक्शन की बहुत सारी वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेंगी, बहुत सारी आइटरेशंस करनी पड़ेंगी, और फिर इन द एंड जाके हमें कोई मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट मिलेगा। और ये तकरीबन हर दफ़ा ही इतना पॉसिबल नहीं होता कि एग्जैक्ट मैक्सिमम मिनिमा हमें मिल जाए। जिस पॉइंट के ऊपर एग्जैक्ट मैक्सिमम मिनिमा है वो शायद इससे ना मिले, लेकिन आप उसके बहुत क्लोज होंगे एग्जैक्ट मैक्सिमम मिनिमा के। अगर आप इनफ आइटरेशंस करेंगे तो आप उस मैक्सिमम मिनिमा के बहुत क्लोज पहुंच जाएंगे। तो आप इसको बेसिकली ये कह सकते हैं, आप उस मैक्सिमम मिनिमा को अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं, इफ यू लाइक। अब उस मैक्सिमम मिनिमा को क्या कर रहे हैं? अब उसको अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं। जितना क्लोज आप उसके जा सकते हैं ना, उतना पॉसिबल आप जा रहे हैं। और जाहिर है फिर आपको कोई एरर डिटरमिन करना पड़ेगा। इतना एक एरर हो तो ठीक है, टॉलरेंस है। तो अगर एग्जैक्ट मैक्सिमम मिनिमा डिटरमिन करना है तो वो इतनी आसानी से इससे पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन आप इतना क्लोज पहुंच जाते हैं कि आप कहते हैं ये एग्जैक्ट मैक्सिमम मिनिमा, ठीक। और दूसरा कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी है इसमें। वो ये है कि अगर बाई हैंड करना हो तो फंक्शन की बहुत सारी इवैल्यूएशंस करनी पड़ती हैं। कंप्यूटर से करना हो तो कंप्यूटर तो कर लेगा, लेकिन अगर कंप्यूटर को भी आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन देंगे और बहुत ज़्यादा आइटरेशंस उसको करने को देंगे तो उसको भी सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी इवैल्यूएशंस होती हैं। बस ये एक इसमें और फैक्टर है कि इवैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा हैं। फंक्शन की कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी है, इससे बेहतर वर्ड शायद मुझे नहीं मिलेगा। कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी ऐसे है कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, ठीक है। कैलकुलेशन मुश्किल नहीं होंगी, आसान होंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा होंगी, तो उनको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, हैंडल करना पड़ेगा। तो ये इसमें एक दो वीकनेसेस हैं। लेकिन आप देखें जितना कुछ हमें मिल रहा है उसके मुकाबले में इसकी वीकनेसेस तो बहुत कम होगी ना। तो मिल क्या रहा है? डेरिवेटिव नहीं चाहिए।
डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे फंक्शन के लिए जो नॉन डिफरेंशिएबल है उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, इनको इजीली प्रोग्राम कर सकते हैं, आसान है अंडरस्टैंड करने में, रोबस्ट हैं, आसान है अंडरस्टैंड करने में, चीज़ें अच्छी तरह फ्लो होती हैं। तो ये सारे इसकी स्ट्रेंथ्स हैं और एक आध वीकनेस भी है इसके साथ ज़ाहिर अटैच होती है, लेकिन ऐसी नहीं है जो हमें बेसिकली कहे कि अब हमें इन मेथड्स को यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब इसमें मैं आगे चलता हूँ थोड़ा। अगर मिनिमाइज करना है विद वन वेरिएबल, मिनिमाइजेशन हमने करनी है, आपने मैक्सिमाइजेशन भी इसी में इंक्लूडेड है, मिनिमाइज करना है या मैक्सिमाइज करना है। सबसे पहले आपने इसका सिंपलेस्ट केस ये है कि आपको गुड स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए, गुड स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी तरह वो जो मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट है वो आपके लेट्स से इंटरवल के अंदर होगा ना, अगर आप किसी तरह उसके ऑलरेडी क्लोज स्टार्ट करेंगे ना तो आप जल्दी उस तक पहुंच जाएंगे ना। अगर आप उससे बहुत दूर स्टार्ट करेंगे तो आपको देर लगेगी ना उस तक पहुंचने में। तो मतलब ये कि इसमें भी इम्पॉर्टेंट है कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये मिनिमाइजेशन जो वन वेरिएबल की ये मैक्सिमाइजेशन है, ये सबसे सिंपलेस्ट केस है, ऐसे है ना, सबसे सिंपलेस्ट केस है, इससे सिंपलेस्ट केस नहीं है ना कोई। तो अगर ये सिंपलेस्ट केस है तो ये जाहिर है फिर अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है ना। सिंपल से हम स्टार्ट करते हैं हमेशा, मैथमेटिक्स का यही थ्योरी, जो मुश्किल से मुश्किल भी बिल्ड करनी होती है उसको आसान केस से स्टार्ट करते हैं, आसान केस से स्टार्ट करते हैं, फिर उसको ग्रेजुअली उसमें हम कम्प्लेक्सिटीज डालते रहते हैं, इन द एंड हमारे पास एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो अब ये वाला जो सिंपलेस्ट केस है, ये मल्टी वेरिएबल के केस को जाहिर है इसी से हम देख सकते हैं, इसी से सिमिलर होगा। वन वेरिएबल और टू वेरिएबल की ऑप्टिमाइजेशन आपने देखी है, वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी सिमिलर थी। अगर किसी को वन वेरिएबल की सही क्लियर है तो उसको टू वेरिएबल की भी यूजुअली क्लियर हो जाती है। ठीक है, और इसके अलावा ये वन वेरिएबल का केस मल्टी वेरिएबल के केस में भी हम कभी कभी अप्लाई करते हैं। तो ये बेसिकली इसको लाइन सर्च कहते हैं। जब हमें मल्टी वेरिएबल्स होते हैं उसमें वन वेरिएबल के केस हम अप्लाई करते हैं तो वो उसको हम बेसिकली कहते हैं ये लाइन सर्च कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम देखते हैं आगे जाके इसमें मजीद क्या डिटेल्स हैं। ठीक है, अब इसमें देख लें, एक छोटी सी मैंने आपको एग्जांपल दी है। एग्जांपल में ये है कि मिनिमाइज करना है आपने एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स को। कहाँ मिनिमाइज करना है? ये इंटरवल है जी, इस इंटरवल में आपने मिनिमाइज करना है। ठीक है, ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, ये इसका ग्राफ है। ठीक है, और इंटरवल है एक्स लेट्स से अंडरस्कोर डैश टू एक्स ऑन टॉप ऑफ दैट डैश, इसके दरमियान में आपने इसको मिनिमाइज करना है। अब आप क्या करेंगे? इसका मिनिमा फाइंड करना है आपने। तो अब आप देखें यहाँ से लेके यहाँ तक लेट्स से ये पॉइंट्स हैं, तो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में अपने फंक्शन की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। अब आपको नजर आ रहा है कि इसकी मिनिमम वैल्यू कहीं यहाँ पे होगी। ठीक, तो आपने यहाँ से स्टार्ट करना है इस इंटरवल से और इस पॉइंट तक पहुँचना है, जो भी पॉइंट है यहाँ पे कहीं होगा। ठीक, तो उसका मैक्सिमम मिनिमम आपने फाइंड करना है। तो क्या होगा, आपके पास मॉडल होगा, ये आपका फंक्शन है, मॉडल है, प्रॉब्लम है, इसको आपने जो भी ऑप्टिमाइजर मेथड होगा उसमें वैल्यूज आप पास करेंगे और उससे वापस जाएंगे। तो काफ़ी दफ़ा आप ऐसे करेंगे तो आपके पास फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके पास बेसिकली वन वेरिएबल का मैक्सिमम मिनिमा जो हम अभी करना चाह रहे हैं उसकी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। ठीक है, अब ये वाला जो मेथड्स हैं, ये मैंने अभी आपको कहा कि ये आइट्रेशंस होंगी, आप अप्रॉक्सीमेट कर रहे होंगे मैक्सिमा या मिनिमा को। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं मैक्सिमा मिनिमा को, तो फिर कोई ना कोई स्टॉपिंग क्राइटेरिया होना चाहिए। अब आप ये तो नहीं कहेंगे ना कि आप स्टार्ट कर लें और बस कंटिन्यू रखें, ऐसा तो नहीं होता ना। आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने कहाँ पे स्टॉप करना है। ठीक है, कोई ना कोई आपका स्टॉपिंग क्राइटेरिया होना चाहिए। स्टॉपिंग क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि आप पहले से बता दें कि इतनी एरर मुझे अलाउड है, एरर जो है ना मैं एक्सेप्ट कर लूँगा अपने जो फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है, तो एग्जैक्ट मैक्सिमा और अप्रॉक्सीमेट मैक्सिमा में इतना एक एरर मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। ठीक है, लेकिन आप फिर कहेंगे अगर तो मुझे पता है कि एग्जैक्ट मैक्सिमा क्या है, एग्जैक्ट मिनिमा क्या है,
तो फिर मुझे ज़रूरत क्या है इन मेथड्स को अप्लाई करने की? अच्छा क्वेश्चन है। तो फिर ये क्राइटेरिया इतना लेट्स से यूज़फुल नहीं है। तो फिर आप क्या कहेंगे? फिर आप कहेंगे कि जो इंटरवल की लेंथ है ना, वो लेट्स से लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए। जिस इंटरवल में आप मुझे बता रहे हैं कि मैक्सिमा मिनिमा है, आपने स्टार्ट किया था लेट्स से इस इंटरवल से ए बी से, अब इसको स्मॉल करें, इसी के अंदर मैक्सिमा मिनिमा है, लेकिन इसको स्मॉल करें, इसको स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करें इंटरवल को, और एक छोटा इंटरवल बनाएं लेट्स से एक्स के माइनस वन या एक्स के माइनस वन से एक्स के तक, ठीक है। ये इंटरवल बनाएं आप, और इस इंटरवल में आप मुझे बताएं कि इसका साइज जो है ना बहुत स्मॉल होना चाहिए, ताकि इसके दरमियान में सैंडविच हो जाए मैक्सिमा मिनिमा। तो इसके किसी पॉइंट के ऊपर मैं फाइंड करूं मैक्सिमम फंक्शन की वैल्यू, तो वो मैक्सिमम या मिनिमम जो भी हम फाइंड करना चाह रहे हैं उसके बहुत क्लोज हो, ठीक है। ये मेरा बेसिकली एम है ना। तो आप ये कह सकते हैं कि जो इंटरवल की लेंथ है ना ये बहुत स्मॉल हो, एप्सिलॉन सब एक्स आप कह लें इसको। या आप ये कहें कि फंक्शन की वैल्यू एक्स के पे और फंक्शन की वैल्यू एक्स के माइनस वन पे, इन दोनों के दरमियान में जो डिफरेंस है वो स्मॉल हो। तो जो भी आपने क्राइटेरिया रखना है, जो भी आप क्राइटेरिया लगाना चाह रहे हैं वो आप क्राइटेरिया लगाएं। आपने अपनी मर्जी से चूज करना है जो भी आपको चाहिए। बेसिकली आप इतनी आइट्रेशंस के बाद मुझे बता दें कि मैक्सिमम मिनिमा क्या है, इंटरवल की लेंथ इतनी स्मॉल होनी चाहिए, फंक्शन की वैल्यूज में डिफरेंस जो है वो इतना स्मॉल होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें इसके ऊपर हो सकती हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसके अलावा क्या हो सकते हैं? एक ये है कि सोल्यूशन डाइवर्जेस। अब वो आप फंक्शन का मिनिमा फाइंड करना चाह रहे हैं, फंक्शन का मिनिमा उस इंटरवल में है ही नहीं, तो वो फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो अब ऐसे फंक्शन का तो मैक्सिमम मिनिमा आप फाइंड नहीं कर सकते, मिनिमा आप फाइंड नहीं कर सकते ना, उसके फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाए। तो फंक्शन की वैल्यूज जो है वो अगर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती हैं तो फिर इसका मतलब है जो सोल्यूशन है वो डाइवर्ज कर रहा है। आपको पता है डाइवर्जेंस का क्या मतलब होता है कैलकुलस से। और इसका दूसरा क्राइटेरिया ये हो सकता है कि साइक्लिंग अकर हो। साइक्लिंग अकर हो मतलब आपने फंक्शन की वैल्यू फाइंड की किसी पॉइंट एक्स के पे, और एक और नया पॉइंट फाइंड किया एक्स के प्लस वन, उसके ऊपर एक्स के दोनों के ऊपर फंक्शन की वैल्यू सेम है। फिर इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट के भी फंक्शन की वैल्यू सेम है, उससे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर भी फंक्शन की वैल्यू सेम है। तो अगर इन सब पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन की वैल्यू सेम हो जाए तो फिर साइक्लिंग अगर करिए ना, फिर इससे बेहतर आप नहीं कर सकते। तो यही आपका मैक्सिमा या मिनिमा जो भी आप फाइंड करें, तो आप ये साइक्लिंग आपको बता रही है, बस यहाँ पे स्टॉप हो गया, इससे ज़्यादा आप इसको बेहतर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कुछ क्राइटेरिया हैं टर्मिनेशन के, ये कि आपने स्टॉप भी करना है ना अपने ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस को, कहाँ पे आप रुकेंगे। तो इनमें से कोई भी एक चीज़ हो सकती है। जब हम प्रैक्टिकल पर्टिकुलर मेथड पे जाएंगे और पर्टिकुलर चीज़ें करेंगे तो आपको ये सब क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, चलिए मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ। पहला मेथड क्या हो सकता है? पहला मेथड है जी आपके पास, इसको मैं कह रहा हूँ ब्रूट फोर्स अप्रोच। ओके, सो इस ब्रूट फोर्स अप्रोच में मैं क्या कर रहा हूँ? सिंपल है, बहुत सिंपल अप्रोच है। क्या करना है, आपने जो भी फंक्शन है उस जिस इंटरवल में आप उसका मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करना चाह रहे हैं, उस इंटरवल में क्या करें, आप कोई n पॉइंट्स ले लें जो एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस हो। मतलब आप उस इंटरवल को लेट्स से n पार्ट्स में डिवाइड कर लें, ठीक है। आपने उस इंटरवल को n पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब आप उस इंटरवल में फंक्शन की वैल्यूज चेक करें, ये कौन सी वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है, कौन सी वैल्यू मिनिमम है, ठीक है। तो उन वैल्यूज को चेक करें। तो जो मिनिमम वैल्यू है, अगर आप मिनिमम फाइंड करना चाह रहे हैं तो लेट्स से 2 पॉइंट्स हैं जिनके अंदर वैल्यू सबसे कम आ रही है, तो आप उन पॉइंट्स के अराउंड एक और इंटरवल बना लें अगर आप मजीद इसको कम करना चाह रहे हैं। या जिस पॉइंट के ऊपर, उन n पॉइंट्स के ऊपर में से जिस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू सबसे कम आ रही है उसको आप अपना मिनिमम ले लें, और जिस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू बेसिकली सबसे कम आ रही है वो आपका मिनिमम है। ये एक है। दूसरा ये कि आप इसको मजीद इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप फंक्शन की वैल्यू जो है मिनिमम आपने उस पॉइंट के ऊपर ली। आप ये कर लें कि वो जो 2 पॉइंट्स हैं जो सबसे मिनिमम वैल्यू दे रहे हैं उन दोनों का एक इंटरवल बना रहे हैं और फिर उसमें दोबारा एग्जॉस्टिव सर्च स्टार्ट करते हैं। तो इससे आप इसको मजीद इम्प्रूव कर सकते हैं। ये ऐसे बहुत ही सिंपल मेथड है, इतना एफिशिएंट नहीं है। ऐसे इन पॉइंट्स के ऊपर आपको ज़रूरी नहीं है कि फंक्शन की वैल्यू जो है वो मिनिमम मिले। और दूसरी बात इसमें यह है
कि अब आपने जब ये मेथड लगाना है तो इसमें बहुत सारी आइट्रेशंस होंगी, बहुत सारी फंक्शन की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, और अगर फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तो ये काफ़ी आपके लिए प्रॉब्लम करेगा। तो फॉर एग्जांपल बहुत ही ऐसे सिंपल एग्जांपल है, इसका मिनिमम हमें पहले ही पता है कहाँ पे होगा, लेकिन हम फिर भी इसको करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है लेट्स से, और मैं इंटरवल ले लेता हूँ लेट्स से -5 से 5। ठीक है, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, इससे सिंपल एग्जांपल शायद हो भी नहीं। तो आपको पता है इसका ग्राफ कैसा होता है ना एक्स स्क्वायर का, ये इसका ग्राफ है फंक्शन का। ठीक है, मिनिमम हमें पता है पहले ही कहाँ पे है, लेकिन फिर भी -5 से 5 पे मैं ले रहा हूँ। ठीक है, -5 से 5। अब क्या करूँ, आप लेट्स से n को ले लेते हैं 10। इस फंक्शन को मैंने 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है, इस इंटरवल को 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है। फिर क्या करूँगा, इसके दरमियान में मैं पॉइंट्स ले लेता हूँ। लेट्स से -5 है, -4 है, -3 है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। ठीक है, ये सब पॉइंट्स हो गए। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ये इसके टोटल 11 पॉइंट्स हो गए। 9 मैंने नए पॉइंट्स इसमें इंट्रोड्यूस किए हैं। तो अब इसको आप लेट्स से कह देंगे n इज इक्वल टू 11। सही है, 11 पॉइंट्स हो गए टोटल। अब इन पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन की वैल्यू आप इवेल्युएट करें। तो फंक्शन की वैल्यू आप इवेल्युएट करेंगे तो f ऑफ -5 आपको पता है 25 हो जाएगा, f ऑफ -4 जो है वो 16 हो जाएगा, f ऑफ -3 जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 9, f ऑफ -2 क्या आएगा 4, f ऑफ -1 0, सॉरी f ऑफ -1 1 आएगा, f ऑफ 0 0 आएगा, और फिर आप दोबारा सीक्वेंस स्टार्ट करेंगे। f ऑफ 1 1, f ऑफ 2 जो है वो 4 आएगा, f ऑफ 3 9 आएगा, f ऑफ 4 जो है 16 आएगा, और f ऑफ 5 25 आएगा। ठीक है, ये फंक्शन आ गया। इसका ये आपने सारे पॉइंट्स के ऊपर इवेल्युएट कर लिया। इन सब में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, f ऑफ 0 इक्वल टू 0। तो ये आपका मिनिमम है, लेकिन अब ज़रूरी नहीं है कि यही आपका मिनिमम हो। अगर मैं फंक्शन की किसी और रिस्पेक्ट से डिवीजन करता तो ये पॉइंट 0 उसके ऊपर आना ही नहीं था। तो इसका मतलब है वहाँ पे ये मिनिमम वैल्यू कुछ और हो सकती थी। अब लेट्स से मैं कहता हूँ कि इस फंक्शन को आप इतने पार्ट्स में डिवाइड ना करें, आप इस फंक्शन को 20 पार्ट्स में 20 भी नहीं, लेट्स से इसको सिर्फ 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लें। ठीक है, 5 नए पॉइंट्स इसमें इंट्रोड्यूस करें। तो -5 लेट्स से कर लेता हूँ, और फिर -3 पे चले जाता हूँ, फिर -1 पे चला जाता हूँ, फिर 1 पे चला जाता हूँ, फिर 3 पे चला जाता हूँ, फिर 5। ठीक है, तो ये टोटल हो गए, ये 6 टोटल पॉइंट्स हो गए। सही है, अब इन 6 पॉइंट्स के ऊपर देखें, f ऑफ -5 आपको पता है ये 25 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, और फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 9 है, और यहाँ पे 25 है। अब आप इस फंक्शन के बारे में क्या कहेंगे, इसकी मिनिमम वैल्यू ये है, इसकी मिनिमम वैल्यू ये है, दोनों मिनिमम है ना। तो इन दोनों वैल्यू के ऊपर आप चेक कर सकते हैं, इन दोनों, इस साइड पे भी फंक्शन की वैल्यू ज़्यादा है, इस साइड पे भी फंक्शन की वैल्यू ज़्यादा है, तो ये दोनों इसकी मिनिमम वैल्यू हैं। एक ये आप कह सकते हैं, दूसरा आप कह सकते हैं नहीं इतना इसका हमें तो मिनिमम पता है, इसलिए इसको इम्प्रूव करना चाहिए, हमें इम्प्रूव करना चाहिए। फिर आप कहेंगे कि ये -1 1 के दरमियान इसका आप चेक कर लें, आप इसका मिनिमम क्या आएगा। -1 1 के दरमियान आप इसको मज़ीद लेट्स से इसमें मे बी 9 नए पॉइंट्स इंट्रोड्यूस कर दे, टोटल 11 हो जाएंगे। फिर आप क्या करेंगे, -1 से मे बी -0.8 पे चले जाएंगे, फिर -0.6 पे चले जाएंगे, फिर -0.4 पे चले जाएंगे, -0.2 पे चले जाएंगे, फिर लेट्स से 0 पे चले जाएंगे, फिर इसी तरह आगे कंटिन्यू करें 0.2 0.4 0.6 0.8 और 1। तो ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पॉइंट्स हो जाएंगे। फिर आप इनके ऊपर इवेल्युएट करें, इवेंचुअली आपको यहाँ पे फंक्शन का मिनिमम मिल जाएगा। तो ये ब्रूट फोर्स अप्रोच है, इसमें कोई टेक्निकलिटी नहीं है। आपने बेसिकली introduce some new points in your interval,
ठीक है। अपने इंटरवल के अंदर न्यू पॉइंट्स इंट्रोड्यूस करें, उनको आप कहेंगे कि सर्च पॉइंट्स, ठीक है। सर्च पॉइंट्स इंट्रोड्यूस करें, इवैल्यूएट फंक्शन एट सर्च पॉइंट्स, एट फंक्शन एट सर्च पॉइंट्स, सर्च पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन को इवैल्यूएट करें। द मिनिमम वैल्यू इज योर मिनिमम, ठीक है, अगर आप फंक्शन को मिनिमाइज कर रहे हैं तो। अब मिनिमम वैल्यू आपका मिनिमा आप मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब इसमें मजीद, इसको मैंने अभी आपको बताया इम्प्रूव कैसे करेंगे। आप वो इंटरवल ले लें जिसके अंदर आपका मिनिमा होगा, ठीक है। आप जहाँ पे आपकी स्मॉलेस्ट वैल्यूज आ रही हैं तो उस इंटरवल के अंदर आप दोबारा सर्च शुरू कर दें कि इसके अंदर आपका मिनिमा जो है वो कहाँ किस पॉइंट के ऊपर होगा, ठीक है। तो ये मजीद इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन ये वाला मेथड इतना एफिशिएंट नहीं है, इतना इफेक्टिव नहीं है। हमने बहुत सिंपल एग्जांपल की थी इसलिए आपको लग रहा होगा कि बहुत एफिशिएंट है। अदरवाइज इसको आप करते रहें, इसमें वैल्यूज आप पुट करते रहें, बहुत मुश्किल से जाके आपको कहीं इसका मैक्सिमा या मिनिमा का एग्जैक्ट पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो अब इस मेथड को हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। तो इसको हम बेसिकली, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, आपने एक फंक्शन है उसके साथ एक इंटरवल अटैच्ड है जिसके अंदर आप मैक्सिमम मिनिमा फाइंड कर रहे हैं। तो आप बेसिकली ब्रूट फोर्स अप्रोच ये कहती है, आप उसको लेट्स से जितने भी इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड करना चाहते हैं इंटरवल को, उसको कर लें। पहले से चूज़ करेंगे 10 होगा, 15 होगा, 20, जितने भी आप पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हैं फंक्शन को, फंक्शन का जो इंटरवल है उसको करें, और वो जो पॉइंट्स हैं एंड पॉइंट्स उनके ऊपर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करें। जहाँ पे आपको मिनिमम वैल्यू मिल रही है वो आपको फंक्शन का मिनिमा हो जाएगा। मजीद इंप्रूव करना चाह रहे हैं तो वो इंटरवल फाइंड कर लें जिसमें सबसे कम वैल्यूज आ रही हैं। उस इंटरवल के अंदर आप मजीद उसको, उस स्मॉल इंटरवल को मजीद स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर लें, नए सर्च पॉइंट्स ले आएँ, उन सर्च पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन को इवैल्यूएट कर लें, आपको फिर नया मैक्सिमा या मिनिमा मिल जाएगा। तो ये आपके पास इसमें ब्रूट फोर्स अप्रोच में हम करते हैं। इतनी एफिशिएंट नहीं है, इफेक्टिव नहीं है, लेकिन बहुत सिंपल है, ठीक है। तो अब आज के लेक्चर को मैं यहाँ पे ही क्लोज करता हूँ। बहुत ज़्यादा चीज़ें हमने आज प्रैक्टिकल नहीं की, मैथमेटिकल नहीं की, सिर्फ हमने सिंपल थियरी की बातें की हैं कि हम क्यों कर रहे हैं ये सब कुछ। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह मज़ीद प्रैक्टिकल वेज के अब ये सर्च मेथड्स होते क्या हैं, कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी बात करेंगे। मैं आपकी आज के लेक्चर को थोड़ा सा जल्दी से समराइज़ कर देता हूँ। इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन जस्ट अ ब्रीफ समरी, और फिर इंशाल्लाह हम इसको क्लोज करते हैं। राइट, सो आज के लेक्चर में हमने क्या किया? आज के लेक्चर में हमने एक पहले सबसे आपको लैग्रांज मल्टीप्लायर के बारे में मैंने थोड़ा सा दोबारा बताया। फिर उसके बाद हमने कुछ नए मेथड्स डेवलप करने की बात की, वन डायमेंशनल फंक्शंस के लिए कुछ नए मेथड्स डेवलप करने की बात की जिससे हम फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करेंगे। उनको हमने सर्च मेथड्स कहा था, और सर्च मेथड्स हम डेवलप करना चाह रहे हैं। सबसे बेसिक क्वेश्चन यही था कि हम ये क्यों करना चाह रहे हैं कि ऑलरेडी हमारे पास वन वेरिएबल का फंक्शन था, अनकॉन्स्टेंट ऑप्टिमाइजेशन हम करना चाह रहे हैं, उसका मैक्सिमा मिनिमा हमें फाइंड करना आता है। तो अब हम नए मेथड्स क्यों डेवलप करना चाह रहे हैं, उसके लिए मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बताया, एग्जांपल्स भी दी एक दो फंक्शंस की जहाँ पे हमें मैक्सिमा और मिनिमा फिर जो ट्रेडिशनल मेथड है उससे नहीं मिलता है। सबसे पहली बात यह कि फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होते हैं अक्सर। फिर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव आप कहते हैं एग्जिस्ट करना चाहिए, वो एग्जिस्ट नहीं करता। फिर आप अक्सर सेकंड डेरिवेटिव भी डिमांड करते हैं फंक्शन का, वो भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो ऐसे फंक्शंस जो कंटिन्यूस भी ना हो, उनके डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करते हो, उन फंक्शंस का हम मैक्सिमा मिनिमा कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है ना। उन फंक्शंस के बारे में हम कैसे बात करेंगे उनके मैक्सिमा मिनिमा की। और इसमें फिर आपको मैंने बताया कि जो रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स होते हैं उनमें यूजुअली फंक्शंस जो हैं उनका वो कंटिन्यूस नहीं होते हैं, उनका फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है, उनका सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है यूजुअली फंक्शंस का। तो ऐसे केसेस में हमें फिर कुछ ऐसे नए मेथड्स की ज़रूरत है जो हमें मैक्सिमा मिनिमा उस केस में प्रोवाइड करें। फिर मैंने आपको कुछ ऐसे फंक्शन की एग्जांपल दी जिसमें सब कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं। आप कंटिन्यूटी भी चेक कर लेते हैं, आप डेरिवेटिव भी पार्शियल फाइंड कर लेते हैं। अब आप डेरिवेटिव आपके सामने पड़े हैं, आप क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करना चाह रहे हैं, स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड करना चाह रहे हैं, आपको स्टेशनरी पॉइंट्स नहीं मिलते क्योंकि आप एक्सप्लिसिटली सॉल्व ही नहीं कर पाते उस इक्वेशन को। उस केस में क्या करेंगे? इंपॉर्टेंट है ना।
इसी तरह और फंक्शन नोन नहीं है, फंक्शन की इक्वेशन आपको नोन हो तो फिर आप कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं, डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। अगर फंक्शन की इक्वेशन ही नोन नहीं है, ऐसे रियल लाइफ फिनोमेना में आपने फंक्शन एग्जैक्ट नहीं पता, आपने बेसिकली उसके सिमुलेट करके और उसकी अप्रॉक्सीमेट करके कोई फंक्शन के पॉइंट्स लिखे हुए, एग्जैक्ट फंक्शन आपको पता ही नहीं है, ऐसे केस में हम क्या करेंगे? तो ये सब हमारे पास सिनारियोज हैं जिनके लिए हमें ओरिजिनल जो नोन मेथड्स हैं वो हमारे पास वर्क नहीं करते। फिर हम नए मेथड्स बना रहे हैं, उनको हम सर्च मेथड्स कह रहे हैं। उसकी मैंने आपको थोड़ी सी थ्योरी के लिए गाइड किया कि क्या हो सकता है उसमें। और फिर हम सिर्फ जीरोथ ऑर्डर सर्च मेथड की भी बात करें, जिसमें फंक्शन, सिर्फ फंक्शन को यूज़ करेंगे और उसी से फंक्शन को यूज़ करते हैं उसका मैक्सिमम मिनिमम फाइंड के, कोई डेरिवेटिव नहीं होगा, कोई सेकेंड डेरिवेटिव नहीं होगा, ठीक है। उसमें मैंने एक ऐसे बहुत सिंपल सी आपको एग्जांपल दी ब्रूट फोर्स मेथड का। क्या करें? ओरिजिनल फंक्शन गिवन है, उसका इंटरवल गिवन है जिसमें मैक्सिमम मिनिमा लाई कर रहा है, आप उस इंटरवल को लेट्स से n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लें, और वो जो पॉइंट्स हैं जो डिवाइड करें वो आपके सर्च पॉइंट्स हैं, उन सब पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करें, जिसके ऊपर आपको मिनिमम वैल्यू मिल रही है वो फंक्शन का मिनिमा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ आज की बातें जो हमने की हैं, इसी को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा टेकअप करेंगे और आगे इंशाल्लाह इसको लेके चलेंगे। होपफुली चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, तो जो चीज़ें रह गई हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लियर कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड अटेंशन, and hopefully I'll see you again in the next lecture. Thank you.